क्रोमोसोम के नंबर प्रॉपर 46 होने चाहिए। प्रेगनेंसी में आप कम से कम 10 किलो बढ़ाएंगे। कई बार आपकी बच्चादानी में रसौली या गांठें भी हो सकती है। आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है कि आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं है, यूट्रस भी बिल्कुल हेल्दी है और कोई एंटीबॉडीज भी नहीं है। तो फिर क्या कारण है प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई? प्रेगनेंसी और गर्भावस्था एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। जैसे ही आप सुबह प्रेगनेंसी टेस्ट किट में 2 पॉजिटिव लाइंस देखते हैं, 2 पिंक लाइनें देखते हैं, आप खुशी से फूले नहीं समाते, आप हवा में उड़ने लगते हैं, क्योंकि आपको इस दिन का बहुत टाइम से इंतज़ार था। मगर इस खुशी के साथ आप कहीं न कहीं डर भी रहे हैं कि क्या ये प्रेगनेंसी मैं कैरी कर पाऊँगी? कहीं गर्भपात तो नहीं हो जाएगा? क्या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगी? क्या मैं लेबर पेन ले पाऊँगी? क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊँगी? रिपीटेड प्रेगनेंसी फेलियर, अगर आपका एक गर्भपात हो चुका है और अगर आपको इस प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो आप एकदम घबरा जाती हैं और निराशाजनक ख़्याल आपके दिमाग में आते हैं, क्या इस बार भी गर्भपात हो जाएगा? 1, 2, 3 अगर किसी को बार-बार गर्भपात हो रहा होता है, तो उसे रिकरेंट प्रेगनेंसी फेलियर कहते हैं। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। मैं डॉक्टर अरुणा कालरा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। मैं 23 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और एक रोबोटिक सर्जन भी हूँ। चलिए जानते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी फेलियर क्या होता है और इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी के 3 या 3 से ज़्यादा अबॉर्शन हो रहे हों और गर्भपात हो रहा हो, तो इसे रिकरेंट प्रेगनेंसी फेलियर कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि किसी भी औरत की ज़िंदगी में 1 या 2 बार अबॉर्शन बहुत सामान्य प्रक्रिया है। किसी को ये पहला गर्भपात हो जाता है, किसी को एक हेल्दी बेबी होने के बाद हो जाता है। 4 में से 1 औरत को कभी ना कभी गर्भपात हो हो ही जाता है और ये एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक पेड़ पर, एक आम का पेड़ लीजिए, उस पर बहुत सारे फूल लगे एक टहनी पर, लेकिन उसमें से आम सिर्फ 1 या 2 ही बने। वो सैकड़ों फूल झड़ गए, क्योंकि वो जेनेटिकली एब्नॉर्मल थे, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम का नंबर प्रॉपर नहीं था। जो गर्भपात हम सामान्य तौर से कह रहे हैं कि किसी भी एक औरत की ज़िंदगी में हो सकता है, वो बच्चा जेनेटिकली नॉर्मल नहीं है। जब एग और स्पर्म एक दूसरे से मिलते हैं, तो क्रोमोसोम के नंबर प्रॉपर 46 होने चाहिए, मगर कभी क्रोमोसोम कम हो जाता है और कभी क्रोमोसोम बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो बच्चा है वो ठीक से पनप नहीं पाता है और वो वाइबल नहीं रहता है, और क्योंकि वो बच्चा वाइबल नहीं है, तो ये नेचर का एक तरीका है कि गर्भपात करके उसे निकाल दिया जाता है। मगर अगर गर्भपात बार-बार हो रहा है, 3 से ज़्यादा बार हो गया, तो ये एक चिंताजनक विषय है। हमें इसकी सिस्टमैटिक तरीके से जांच करनी होती है और इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना होता है, क्योंकि कई बार कारण बहुत ही सामान्य और बहुत ही सरल होता है और इलाज भी बहुत ही सरल होता है। क्या-क्या कारण हो सकते हैं बार-बार प्रेगनेंसी फेलियर के? पहला कारण हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो अगर आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है, आपका HbA1c लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में जब बच्चा बन रहा होता है, तो उसे जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी हो जाती है और वो अबनॉर्मल बच्चा आगे नहीं पनप पाता और गर्भपात हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो कम थायराइड होना या ज़्यादा थायराइड, हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म, उस कारण से भी कई बार गर्भपात हो जाता है। आजकल लड़कियों को पीसीओडी बहुत है। पीसीओडी में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके कई बार गर्भपात हो जाते हैं। तो हमें उसे भी करेक्ट करना चाहिए और ये सब बहुत ही सिंपल बीमारियां हैं जिसका कि इलाज कर हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी पा सकते हैं। हमें एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हमारे यूट्रस या बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
कई बार बच्चादानी में एक पर्दा होता है जिसे सेप्टम कहते हैं, जो बच्चादानी की कैविटी को दो में डिवाइड करता है, और अगर उस सेप्टा को काट दिया जाए तो कैविटी फिर से ठीक से बन जाती है। इस सेप्टा को काटने का बहुत ही आसान तरीका होता है। हिस्ट्रोस्कोपिकली जाकर बिना किसी कट के उस सेप्टा को, उस दीवार को काट दिया जाता है और आपकी बच्चादानी फिर से ठीक हो जाती है और आप सक्सेसफुली एक हेल्दी प्रेगनेंसी और एक हेल्दी बच्चा पा सकते हैं। कई बार आपकी बच्चादानी में रसौली या गांठें भी हो सकती हैं, जो बच्चादानी को बहुत ही डिस्टॉर्ट कर देती हैं, और उस बच्चादानी के डिस्टॉर्टेड शेप की वजह से बच्चे को जगह नहीं मिलती है या ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है और गर्भपात हो जाता है। और वो भी बहुत आसानी से या तो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी कहते हैं इसे, रोबोटिक सर्जरी के द्वारा सारे फाइब्रॉइड निकाल कर आपके बच्चादानी को वापस से खूबसूरती से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है और आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी पा सकते हैं। और क्या कारण हो सकते हैं? 30% लेडीज़ में ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकती है, जिसमें कि क्लॉटिंग फैक्टर अबनॉर्मैलिटी होती है। जैसे ही बच्चा आपके गर्भ में आया, आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है और ब्लड सप्लाई बच्चे को मिलना बंद हो जाती है। अगर बच्चे को ब्लड सप्लाई मिलना बंद होगी तो इसका मतलब आपकी बॉडी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। योर बॉडी इज़ नॉट फ्रेंडली। तो अगर हमें ये परेशानी है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है या एंटीबॉडीज़ हैं, तो इसका इलाज तो बहुत ही आसान है। अगर हमने ये जांच करके पा लिया कि आपको, आपके ब्लड में क्लॉट हो जाता है और बच्चा रिजेक्ट हो जाता है और पनप नहीं पाता है, तो अगली प्रेगनेंसी में आपको खून पतला करने का एक इंजेक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, और 9 महीने तक वो इंजेक्शन चलेगा और आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो जाएगी। बहुत कम बार, बहुत ही कम परसेंटेज में, 2 to 5% केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप और आपके हस्बैंड कुछ एक जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी कैरी कर रहे हों। 2 to 5% केसेस में होता है, मगर अगर हमारे रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं, बार बार गर्भपात हो रहा होता है और हमने उस गर्भपात, उस टिश्यू को क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी के लिए टेस्टिंग के लिए भेजा और माइक्रो एरे में ये जानकारी मिली कि बच्चे में कुछ जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी है, तब हम दोनों, पति और पत्नी दोनों का क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं और उस क्रोमोसोमल एनालिसिस में कई बार ये पता चलता है कि आप दोनों ही किसी एक जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी के कैरियर हैं और बच्चे में वो जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी आ जाती है, जैसे कि थैलेसीमिया। अगर आप दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, मगर उसका भी इलाज है। आजकल आईवीएफ के द्वारा एक हेल्दी एम्ब्रियो बनाया जा सकता है और आप एक हेल्दी बच्चा पा सकते हैं। अगर मैंने सारी जांच पड़ताल कर ली, एक सिस्टमैटिक तरीके से ये जान लिया कि आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं है, यूट्रस भी बिल्कुल हेल्दी है और कोई एंटीबॉडीज़ भी नहीं है, तो फिर क्या कारण है कि मुझे बार बार गर्भपात हो रहा है और मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ? ऐसे बहुत लोग होते हैं और ये अनएक्सप्लेन्ड है कि आपके अंदर कोई कारण, कोई समस्या ना मिलने के बावजूद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। मगर मैं आपको एश्योर करती हूँ और ये प्रैक्टिस में देखा गया है कि अगर कोई भी कारण नहीं मिलता है, तब भी आपके एक हेल्दी प्रेगनेंसी और एक हेल्दी बच्चा पाने के 50% चांसेस होते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, एक सकारात्मक सोच रखनी है, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, स्वास्थ्यवर्धक खाना खाना है, नियमित तौर से व्यायाम करना है और अपनी डॉक्टर से परामर्श लेकर 3 महीने पहले से ही विटामिन्स की गोलियां खाना शुरू करना है। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, सही टाइम पर सोना, सही टाइम पर जगना, व्यायाम करना और स्क्रीन टाइम को कम करना और जंक फूड ना खाना, ये सभी फॉलो करेंगे, तो चाहे आपका कोई भी कारण नहीं मिला, इस लविंग टेंडर केयर से आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी पा सकते हैं। अगर आपको रिकरेंट अबॉर्शन हो रहे हैं और बार बार गर्भपात हो रहा है, तो डॉक्टर की सलाह ये होती है कि इस बार आप गर्भधारण करने से पहले ही डॉक्टर की परामर्श लें। इसे प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कहते हैं।
प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे और ये जानेंगे कि आपको कोई कोमॉर्बिडिटी या कोई बीमारी तो नहीं है, आपका बीपी तो हाई नहीं है, आपका अनकंट्रोल्ड शुगर तो नहीं है, या थायराइड और थायराइड से रिलेटेड एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ तो नहीं है। थॉरो चेकअप और सिस्टमिक चेकअप के बाद डॉक्टर आपको विटामिन की गोलियां देंगे और आपसे कहेंगे कि इन सब बीमारियों को कंट्रोल में करिए। आप HbA1c वैल्यू को नॉर्मल लाइए, अपने उच्च रक्तचाप को कंट्रोल में करिए। कई बार आप इन सब बीमारियों के लिए कुछ दवाएं ले रहे होते हैं, जो दवाइयाँ प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती हैं, जो बच्चे को अबनॉर्मल कर सकती हैं। जैसे किसी को मिर्गी है और वो एपिलेप्सी के लिए कोई दवा ले रहा है या बीपी के लिए कोई दवा ले रहा है, वो दवा बच्चे के बनावटी तौर से बच्चे को ख़राब कर सकती है। इसीलिए जब आप प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए जाते हैं और आपके डॉक्टर आपको एग्ज़ामिन करते हैं, तो वो आपके डॉक्टर आपकी इन दवाइयों को चेंज कर देंगे और उन्हें सेफ़ दवाइयों से रिप्लेस कर देंगे, और वो सेफ़ दवाइयाँ अब आप 3 महीने पहले से शुरू कर देंगे, जिससे कि आपका जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो, आपके बच्चे को कोई हानि ना पहुँचे। रिकरेंट मिसकैरेजेस या बार-बार गर्भपात एक औरत के लिए फ़िज़िकली और साइकोलॉजिकली बहुत ही एग्ज़ॉस्टिंग और चैलेंजिंग हो सकता है। हमें ये मानना है कि एक औरत गर्भवती होना चाहती है और वो एक हेल्दी बच्चा चाहती है और वो उस गर्भावस्था को पाने के लिए कुछ भी करेगी। लेकिन अगर हम एज़ अ फैमिली एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव एटीट्यूड उस गर्भवती महिला की तरफ रखें, उस औरत की तरफ रखें, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा। जैसे ही मेरे पेट में बच्चा आता है, मुझे एक फ़ीलिंग, एक मदर की फ़ीलिंग होने लगती है, और वो जो मदर की फ़ीलिंग है, जैसे ही बच्चे की धड़कन चली जाती है और अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि अब मेरा बच्चा नहीं रहा, बहुत ही ज़्यादा टूट जाती हूँ मैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्योंकि हमें प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स की वजह से आप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत वल्नरेबल हैं, आपके दिमाग में बहुत गलत ख़्याल आ रहे हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, आप अपने करियर में बहुत लीड कर रही होंगी, आप कहीं CEO होंगी, कहीं फाउंडर होंगी, मगर जब प्रेगनेंसी के हार्मोन प्ले करते हैं आपकी बॉडी में, तो आप वल्नरेबल हो जाती हैं। तो ये मत सोचिए कि मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊँगी, ये सोच मैं अपने आप ही ख़त्म कर पाऊँगी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपकी इस नेगेटिव थॉट्स को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज़ करेंगे और हमें इसमें कोई स्टिग्मा महसूस नहीं होना चाहिए। वी शुड गो टू साइकोलॉजिस्ट और वापस से हमें अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कॉन्फिडेंस रीगेन करना है और प्रॉपरली फिर से एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और पूछना है कि कहाँ क्या कमी रह गई या क्या गलत हुआ, या अब हम किस तरीके से इसको आगे सही कर सकते हैं। अगर इस बार आपकी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो आपको घबराना नहीं है। आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए और ये जानिए कि ये ब्लीडिंग का क्या कारण है। बहुत ज़्यादा बार फर्स्ट 3 मंथ्स में हर महीने उसी डेट पर आपको ब्लीडिंग हो सकती है, और इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कहते हैं, और ये आपकी प्रेगनेंसी को हार्मफुल नहीं है, ये कोई हानि नहीं पहुंचाएगी आपकी प्रेगनेंसी को। लेकिन अगर आपके अल्ट्रासाउंड में ये आया कि आपके बच्चे की धड़कन फिर से चली गई है, तब हमें इस टिश्यू को क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी के लिए भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये कारण नहीं जान लेते कि बच्चे में खराबी है कि या हमारे अंदर, हमारे शरीर में कोई खराबी है, तब तक हम आगे का इलाज नहीं कर पाएंगे। प्रेगनेंसी एक बहुत ही बड़ा लर्निंग मोमेंट है एक औरत की ज़िंदगी में। ये एक ऐसा पड़ाव है जहाँ की एक औरत एक माँ बनने वाली है, और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी हेल्थ और उसके बच्चे की हेल्थ ठीक रहे। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस लड़की को जल्द समझ लेना चाहिए। जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है, उसे ये ध्यान रखना है कि उसका खाना बहुत ही सात्विक और स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। आप बाहर का खाना ना खाएं, पैकेटेड फूड ना खाएं जिसमें सोडियम बहुत ज़्यादा है, या जंक फूड ना खाएं। आप प्रॉपर टाइम पर सोएं
और प्रॉपर टाइम पर उठें। 8 घंटे की नींद बहुत ही ज़रूरी है। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपना बीएमआई कंट्रोल में रखिए। अगर आप हैवी साइड पर हैं, अगर आप ओबीस हैं, तो आपको अपना बीएमआई कंट्रोल में रखना है एक्सरसाइज और डाइट से, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप कम से कम 10 किलो बढ़ाएंगे। और अगर आपका बीएमआई हाई है और अगर आप ओबीस हैं तो शायद आपको प्रेगनेंसी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जिसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, वो भी हो सकता है, या थायराइड भी हो सकता है। और हम लोग प्रॉपर अगर वेट हमने 10 किलो प्रेगनेंसी का बढ़ा लिया अपने ऑलरेडी एक्स्ट्रा वेट से, तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी परेशानी आ सकती है। तो एक अच्छा खाना, एक रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन बनाना और जंक फूड ना खाना, ये बहुत ही ज़रूरी है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। और अपने आप को एक राइट बीएमआई में लेकर आइए, जहाँ से कि हम प्रेगनेंसी का 11 से 13 किलो का वेट बढ़ा पाएँ और आपको एक नॉर्मल डिलीवरी करा पाएँ। मेरी आप सबसे ये सलाह है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इसे ठीक तरीके से करिए। आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर के पास जाइए, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग लीजिए, प्री कंसेप्शन टेस्ट कराइए, क्योंकि प्री कंसेप्शन टेस्ट में कई बार कुछ जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी होती है जो आप और आपके हस्बैंड दोनों कैरी कर रहे हैं। इसीलिए हमें अपना प्री कंसेप्शन टेस्टिंग करना है। हमें कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं है, हमें कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ तो नहीं है जो कि हमें अभी तक पता नहीं चली है, हमारा इम्यून स्टेटस ठीक है, हमें रूबेला का वैक्सीन लगा हुआ है, चिकन पॉक्स की इम्यूनिटी हमारी बॉडी में है और कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, B12 डेफिशिएंसी, डी डेफिशिएंसी या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, या मुझे एनीमिया तो नहीं है, जो कि अगेन एक हाई रिस्क फैक्टर हो सकता है। सारे प्री कंसेप्शन टेस्ट कर मैं एक विटामिन का कोर्स जो मुझे डॉक्टर एडवाइस करेंगी वो लेना शुरू करूंगी और 3 महीने तक एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे और फिर प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है एक हेल्दी प्रेगनेंसी और एक हेल्दी डिलीवरी पाने का। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।